नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 28 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज 28 जुलाई है, तो जुलाई में अब 3 दिन बच गए आपके और अगले मंथ में आपके 30 दिन बच गए, 31 दिन बच गए और उसके पश्चात से आपके पास में करीब में 10 दिन होगा, तो वही करीब में 40-42 दिन आपके पास में बचे हुए हैं अगर ओवरऑल लिया जाए तो कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा और कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिएगा। अंतिम समय में बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस भूल रहे हैं, तो ये सब समस्याएं सभी के साथ में होती है। बस आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका मार्क्स सुधरने लग जाता है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो बिहार स्पेशल रोल रिवीजन के बारे में हेडलाइन है, जिसमें बताया गया कि वॉलंटियर विल हेल्प इलेक्टोरल, मतलब जो मतदाता होंगे उनको वॉलंटियर मदद करेंगे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, ये कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि पूरे भारत में एसआईआर किया जाएगा। ठीक है, ये पूरे भारत में होगा, जिसके तहत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, जिसके कारण जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताए गए हैं वो है ये कि चूँकि भारत में बहुत सारे लोगों ने एक जगह से दूसरे स्थान पर अपना घर और आवास चेंज किया है। अब कई सारे बिहार के भी लोग हैं जिनका दिल्ली के मतदाता पत्र में भी नाम है और उसका बिहार में भी नाम है भाई, तो ये डुप्लीकेसी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसको रोकने के लिए इस पे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में पूरे देश में ही एसआईआर लागू करने जा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। तो जब ये लागू किया जाएगा तब इसको देखेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है, एक बड़ा सा दुखद सा न्यूज़ है। हरिद्वार में एक देवी है, टेम्पल है जिसका नाम है मनसा देवी टेम्पल। अगर आप कभी हरिद्वार जाएंगे तो अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह। मैं ठंड में जाता हूँ, जब भी जाता हूँ चिल्ड बिल्कुल, दिसंबर जनवरी के बीच में, जहाँ गंगा जी में डुबकी लगाओ तो सभी इंद्रियां आपकी अचानक से जागृत हो जाएं, इतना ठंडा पानी रहता है। तो हरिद्वार में 2 मंदिर है मुख्य रूप से, एक है मनसा देवी और एक है चंडी देवी। ठीक है, चंडी देवी दोनों छोटा सा पहाड़ के ऊपर में है, पहाड़ कोई ज़्यादा ऊंचाई नहीं, छोटी सी ही पहाड़ी है, उसके ऊपर में स्थित है। वही मनसा देवी में स्टैम्पेड हो गया, काफ़ी सारे लोगों की, करीब में 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण जब आप जाएंगे तो भी फील करेंगे, बहुत सारे बिहार के लोग वहाँ जाते हैं, कभी भी जाएंगे तो बिहार के लोग आपको दर्जनों में दिख जाएंगे। सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर मिसमैनेजमेंट। ये आपको दिखेगा कि पंडित पुजारियों के द्वारा मंदिर में पैसे के हेतु ही जो दिखता है, मैं भी गया हूँ, भगवान को मानता भी हूँ, तब भी बता रहा हूँ आपको, तो आपको दिखेगा कि जानबूझ करके पतली पतली सी लाइनें जो हैं अलग अलग देवी देवताओं के सामने घुमाया जाता है, ताकि सभी जगहों पर लोग चढ़ावा देते रहें और आगे बढ़ते रहें। जबकि मुख्य मंदिर जो है उसके इतर ये गलियारों में इन्होंने सजा रखा होता है। तो जब आप जाएंगे तो देखेंगे उसके अलावा सरकार का तो मिसमैनेजमेंट है ही, जिसके कारण से 8 लोगों की कल मृत्यु हो गई। एक अफवाह फैला कि करंट आ गया है, जिसके कारण से ये हो गया। नेक्स्ट जो एक बड़ा सा दुखद सा न्यूज़ है, आज सारे दुखद न्यूज़ ही है। टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, दुनिया के सबसे प्रमुख आईटी कंपनियों में इसका नाम आता है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। इसने ऐलान किया है कि 12,200 एम्प्लॉय को हम कंपनी से हटाने जा रहे हैं। लगभग में इनके वर्क फोर्स का 2% लोगों की छटनी कर देंगे। ये ज़रा सोचिए कितने बड़े स्तर की छटनी है ये। इंटेल जो कंपनी है, दुनिया के सबसे प्रमुख चिप निर्माता कंपनी, इसने भी अपने आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों का छटनी करने जा रही है। वो है 10,000 लोगों को एक साथ जॉब से निकालेगी। ये 10,000 12,000 कौन हैं? ये कोई 4,000 5,000 कमाने वाले नहीं हैं, ये स्किल्ड लोग थे जो अच्छी खासी जॉब में थे, कमा रहे थे। इंटेल में जिनका जॉब लगा होगा उनकी खुशी का ठिकाना सोचिए ज़रा क्या रहा होगा। टीसीएस का भी वैसा ही है, सारे पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं जिनका जॉब जा रहा है। जो भारत की और भी आईटी कंपनी है जैसे इन्फोसिस, वो एक भी लोगों को हायर नहीं कर रही है और ना तो कोई हाइक दे रही है वेतन में। और इतने सारे यूथ जो निकले, मैं क्यों ये बता रहा हूँ उसके पीछे कारण है। मिलियंस में मात्रा में यूथ जो निकले हैं इस बार इंजीनियरिंग करके, वो फिर जाने की कोशिश करेंगे इन कंपनियों में जिनको जॉब ऑफर किया ही नहीं जा रहा है। जो स्टार्टअप जॉब पे जॉब दे रहे थे उन्होंने हायर करना बंद कर दिया है। तो जो एआई के गॉडफादर ने बोला था कि 2025 के अंत तक आपको जॉब दुनिया में सबसे ज़्यादा कम देखी जाएगी, उसकी शुरुआत
हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया क्या करें जॉब बचाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि प्लम्बर बनिए, बढ़ई बनिए, प्लम्बर बनिए, ऐसे काम जो एआई नहीं कर सकता है, तो आपका जॉब सुरक्षित रहेगा। और क्या बनिए, सरकारी ऑफिसर बनिए। सरकारी जॉब के तैयारी में कंपटीशन आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उतना होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि यहाँ पर जिनकी जॉब नहीं लगेगी वो सब तैयारी की तरफ में आते हैं, सरकारी जॉब की तरफ में आते हैं। सरकार अपने कर्मचारियों की जगह पर एआई को नहीं लगाने जा रही है। ठीक है, देखिए आज का पहले न्यूज़ पर चलते हैं। पहला न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत में हाइड्रोजन इंजन पर आधारित ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है। ज़रा वहाँ से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके पढ़ते जाएंगे। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नियर रियलिटी एज रेलवे सक्सेसफुल टेस्ट कोच, उसके अकॉर्डिंग जो कोच डिज़ाइन किया गया है उसको रेलवे ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। कहाँ पर, तो चेन्नई में। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चेन्नई में भारत सरकार के रेल का कोच जो हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेनों में लगाया जाएगा उसका सफल परीक्षण हो चुका है। हाइड्रोजन इंजन क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन ईंधन क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखते जाएंगे। एक चीज़ और है, 72 के लिए अगर आपको डेली आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ना हो तो अभी ही जुड़ जाइएगा, सबसे बेहतर होगा वो आपके लिए, इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ। 2 दिन पहले ही उसमें सरप्राइज टेस्ट भी हुआ था सैटरडे को। आप भी जुड़िएगा, रेगुलर लिखिएगा, बेसिक से है, जिनको क ख ग आता है ना उनके लिए है, जुड़िएगा अगर आपको लिखना हो तो। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वास्तविकता के करीब आ चुकी है, जबकि इसका सफल परीक्षण हो चुका है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय रेलवे ने इस सप्ताह की शुरुआत में आईसीएफ में हाइड्रोजन से चलने वाले कोच या ड्राइविंग पावर कार का पहला परीक्षण कर लिया। यह भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन होगी। पहला फ्रांस में बनाया गया था, जर्मनी बनाया गया था, जर्मनी में फ्रांस की मदद से बनाया गया था। जर्मनी बना था लेकिन फ्रांस की मदद से बना था, उल्टा बोल गया था मैं। जिसे बनाने की कोशिश दुनिया में कुछ ही रेलवे कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में बढ़ावा देना, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में हम क्यों बढ़ावा दे जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ईंधन से जो उत्पाद निकलता है वो पॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वो वाटर निकलता है, H2O निकलता है, जो पॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियाँ जो हैं ये नवीकरणीय में आएंगी और जीरो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। स्थान और प्रगति परियोजना का प्रारंभिक परीक्षण के दौर में ही है अभी, और जब इसका परीक्षण हो जाएगा उसके पश्चात से इसको हम देखेंगे कि ट्रैक पर दौड़ेगी ये। कोच का संरचना, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड 10 कोच डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU को हाइड्रोजन पावर्ड में बदलकर बनाया गया है। कि जो डीजल इंजन वाले कोच थे DEMU, जिसको डेमो कहा जाता है, इसको बदला गया किसमें, हाइड्रोजन पावर्ड में। प्रत्येक कोच में 1600 HP कार्स होंगी जो हाइड्रोजन से चलेंगी। ये इस ट्रेन के डिजाइन के बारे में है। हाइड्रोजन भंडारण, प्रत्येक पावर कार में 2220 किलोग्राम हाइड्रोजन विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिलेंडर में संग्रहित होंगे। सिलेंडर 350 बार दबाव पर काम करेंगे। हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में परिवर्तित किया जाएगा जो बिजली पैदा करेगी, और ट्रेन 10 कोच वाली होगी। 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने में यह सक्षम होगी। शुरुआत में 10 कोच वाली छोटी ट्रेन ही चलाया जाएगा, उसके पश्चात से बाद में जब इंजन और भी ज़्यादा विकसित होगा तो बड़े ट्रेन चलाए जाएंगे। गैस के गुणों को ध्यान में रखते जोखिम को कम करने के लिए कंपटीशन, ये क्या होता है, देखिए जोखिम क्या है इससे। जोखिम ये है कि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है और फटने की संभावना होती है। तो इसी कारण से इसका इंजन बनाने में इतना समय लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो फ्यूल हमेशा से ही था, लेकिन इस फ्यूल का उपयोग करना मानव को नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका इंजन जो बनाया जाता है उसमें फटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक तरह से चलता फिरता बॉम्ब होता है ये, क्योंकि अत्यधिक ज्वलनशील होता है और बहुत तेज़ गति से जल जाता है यह। सबसे खराब स्थिति में भी विफलता का मोड की निगरानी की जा रही है, ताकि अगर एक्सीडेंट भी हो तो उस समय भी हाइड्रोजन का इंजन जो है ये फटेगा तो नहीं, जहाँ पर इसको स्टोर किया गया वो तो नहीं फटेगा। हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कई सारी चुनौतियाँ हैं। हाइड्रोजन हल्का, विस्फोटक, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है, अर्थात ये अगर लीक भी करता है तो पता भी नहीं चलता। इस परियोजना में 2 डीजल ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में बदलने का काम शामिल किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन को भंडारित करने, किसमें इसको भंडारित किया जाए हाइड्रोजन को, इसकी तकनीक का विकास
हरियाणा के जींद में किया जा रहा है, ठीक है, जहां 3200 किलोग्राम हाइड्रोजन की भंडारण की क्षमता होगी। भंडारण को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, 2320 किलोग्राम का कम दबाव पर और 680 किलोग्राम का उच्च दबाव पर विकसित किया जाएगा। इस सुविधा का संचालन रखरखाव पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संघ PESO, जो एक उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के तहत नोडल एजेंसी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और ये परियोजना 2021 में शुरू हुई थी और अभी तक ये चल ही रही है। अभी तक इसमें हम सक्सेसफुली कोच को टेस्ट कर पाए हैं। देखिए आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं। हाइड्रोजन इंजन एक प्रकार का इंजन है जो हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। पर्यावरण का अनुकूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता है, लेकिन बशर्ते उसके कि हाइड्रोजन जहाँ से आप ला रहे हैं वो सोर्स भी ग्रीन होना चाहिए। अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अगर आप ट्रेन में कर रहे हैं तो पूरा साइकिल ही ऐसा बनेगा जिसमें कहीं पर भी कोई पॉल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे अभी जो आप इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ करते हैं, क्या वो 100% इलेक्ट्रिक है? बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से हो जाएगा भाई? आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो तो कोयला जलाने से आ रही है। तो कहाँ से हो गया भाई 100% इलेक्ट्रिक, 100% इको फ्रेंडली? नहीं हो पाया। वो इलेक्ट्रिक जरूर है, उसको चार्ज करने के लिए जिस बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो बिजली किस स्रोत से आ रहा है? क्या वो कोयले के निर्माण से आ रहा है? तो अगर वो कोयले के निर्माण से आ रहा है तो बिल्कुल सही है, आपने अपने घर का पॉल्यूशन जहाँ पावर प्लांट है वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर अधिक कोयला जलाना पड़ेगा, तो वो 100% इको फ्रेंडली नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करें, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन होता है जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, फिर इसी हाइड्रोजन का हम लोग ईंधन के तौर पर उपयोग करेंगे तो इस पूरे साइकिल में ही कहीं पर कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर इस प्रकार के हाइड्रोजन का ट्रेनों में उपयोग किया जाएगा तब तो जीरो पॉल्यूशन होगा, बशर्ते हमें जल प्राप्त ही होगा, क्योंकि इसका दहन H2O मुख्य रूप से पानी और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य होता है। देखिए यहाँ पर पानी मिलेगा आपको, यानी कि ट्रेन चला के जब हम आएंगे तो हमारे पास एक टैंक होगा पानी का जो भरा हुआ होगा और शुद्ध पानी होगा वो। हाइड्रोजन इंजन का कार्य प्रणाली क्या है? हाइड्रोजन इंजन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है जो हाइड्रोजन टैंक में संग्रहित होती है। यह गैस या तो संपीड़ित रूप में उच्च दबाव में या तरल रूप में स्टोर की जा सकती है और इसी का उपयोग किया जाता है। इंटरनल कंबशन किया जाता है इसमें। हाइड्रोजन को हवा के साथ मिलाकर सिलेंडर में जलाया जाता है जहां यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा पैदा करती है और इसी ऊर्जा की मदद से ट्रेन आगे बढ़ेगा या कोई भी गाड़ी आगे बढ़ती। हाइड्रोजन ईंधन वाली अब कारें भी बन रही हैं तो वो आगे बढ़ेंगी। फ्यूल सेल इंजन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ विद्युतीय रासायनिक प्रक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है जो बिजली उत्पन्न करता है। यह बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है जैसे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों में, और उसके पश्चात उसी मोटर के द्वारा गाड़ी चलती है। उत्सर्जन हाइड्रोजन के दहन से मुख्य रूप से उत्पाद पानी के वाष्प होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पानी के वाष्प मिलते हैं इससे उत्पाद के रूप में, और कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। इस पानी वाष्प को अगर हम ठंडा करके इकट्ठा करते जाएं तो गाड़ी चला के आओ तो आपको पानी मिल जाएगा। हालांकि उच्च तापमान पर थोड़ा NOx उत्पन्न हो सकता है। अभी ये ट्रायल के चरण में ही है। जब बहुत ज़्यादा ये ट्रेनें चलने लग जाती तब जाकर हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो पर्यावरण के अपेक्षाकृत कम हानिकारक है ऐसा माना जा रहा है। हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE यह पारंपरिक इंजनों में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करेगा जो इसे मौजूदा पेट्रोल, डीजल या जो भी जीवाश्म ईंधन है उनसे रिप्लेस किया जा सकता है और इसके द्वारा पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? आपसे लाभ पूछा जाएगा। पर्यावरण अनुकूल है, नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा दक्षता भी सही है भाई इसकी, और ईंधन विविधता भी हो जाएगा हमारे पास। तरह तरह के ईंधन मौजूद होंगे जिसमें से इको फ्रेंडली या फिर जीवाश्म दोनों प्रकार के होंगे। चुनौतियां भी हैं कुछ। भंडारण और परिवहन बहुत मुश्किल है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। हाइड्रोजन को उच्च दबाव 350 से 700 बार या अत्यंत निम्न तापमान -253 डिग्री सी, जरा इमेजिन कीजिए कितना कम तापमान है, पर तरल रूप में स्टोर करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा जटिल है। यानी कि इंजन से ज़्यादा महंगा क्या होगा तो फ्यूल टैंक होगा। इस प्रकार की तकनीक आने वाली है। जो आपके गाड़ी में इंजन लगा हुआ है उससे ज़्यादा महंगा उसका फ्यूल टैंक पड़ेगा, क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको सुरक्षित बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाइड्रोजन का उत्पादन अभी भी ऊर्जा गहन और महंगा है, खासकर से अगर यह नवीकरणीय स्रोतों से ना हो तो। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होता है जिसके लिए विशेष सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है।
हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन व वितरण नेटवर्क अभी भी सीमित हैं, क्योंकि ये इसका उत्पादन ही नहीं हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर, तो वितरण स्टेशन तो बहुत दूर की बात हो गई है ना। और हाल ही में इसका सफल ट्रायल चेन्नई में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। मोदी जी कल थे तमिलनाडु में। मोदी जी आए हैं 2 दिन के विदेश यात्रा से, पहले ब्रिटेन फिर मालदीव के राष्ट्रीय परेड में, स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग भी लिया उन्होंने। जो मालदीव इंडिया गो बैक के नारे लगा रहा था, वही प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो बराबर अपने पूरे शहर में लगाया हुआ था, है ना। तो ठीक है, ये हमारी बदलती विदेश नीति का, अच्छी विदेश नीति का शानदार उदाहरण होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी न्यूज़ मिली है, वो है यही। तो यही कल उसके पश्चात से प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु आए। तमिलनाडु में उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम, क्यों नाम है इसका गंगईकोंड चोलपुरम भाई? गंगई दरअसल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने मांगा कि पाल शासकों से कि हमें गंगा जल दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं देंगे हम आपको, तो उन्होंने बोला कि हम आके खुद ही ले लेंगे। तो फिर उन्होंने पालों पर अटैक किया, आए गंगा जल लेकर गए और गंगईकोंड चोलपुरम में तालाब में उस गंगा जल को डाला। अब गंगा जल अगर आप किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो पूरा जल जो है वो गंगा जल हो जाता है, इसीलिए वो गंगईकोंड चोलपुरम कहा जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर भी बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो वहीं पर प्रधानमंत्री जी गए थे। उन्होंने बोला कि मैग्ना कार्टा, जिसके द्वारा यूरोप में वोटिंग की प्रणाली विकसित की गई थी, उससे काफ़ी पहले बैलेट जो पॉट्स थे वो अपने यहाँ पर एंशियंट जो वोटिंग प्रणाली है वो मौजूद था। वो कहाँ पर था? वो चोलों में ही मौजूद था। चोल वंश भारत का सबसे अंडररेटेड वंश है, जिसको उतना ज़्यादा जगह अभी भी हमारे इतिहासों में नहीं दिया गया है। चोल वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा मैंने बता ही दिया आपको। बृहदेश्वर टेम्पल आपने नाम सुना होगा, जिसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। द्रविड़ शैली का अद्भुत मंदिर है, यह अद्भुत मंदिर है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको स्थान मिला हुआ है। मैग्ना कार्टा से पहले चोलों के पास बैलेट पॉट प्रणाली थी, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशंसा किया है। इसके बारे में जरा हम लोग डिटेल से समझते हैं। चोलों की प्राचीन मतदान प्रणाली, इतिहास क्या है भाई? तो यूरोप में मैग्ना कार्टा 1215 से बहुत पहले चोलों के पास में मतदान प्रणाली थी, लोकतांत्रिक प्रणाली मौजूद थी। क्यों थी भाई? क्योंकि चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है ना, उसको काफ़ी बेहतर माना जाता है। वहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख जो है, इससे हमें उनके स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के बारे में पता चलता है। इनके पंचायतों के सदस्य चुने जाने के लिए या जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए बहुत ही कठोर मानदंड बनाए गए थे। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, कैरेक्टर सही का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है अगर आप, तो कैरेक्टर का मतलब विश्वसनीयता होती है, ठीक है। अगर आप पर हत्या का है या फिर चोरी चकारी का जुर्म लगा हुआ है, अगर आप धर्मशास्त्र और विधि के ज्ञाता नहीं हैं, तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आपके वंश में भी कोई डिफ़ॉल्टर है, किसी प्रकार का अपराध में कोई संलग्न है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इतना शानदार नैतिकता पर आधारित प्रणाली का निर्माण चोलों ने बहुत पहले कर लिया था। यह देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में मैग्ना कार्टा बहुत पहले था, चोल साम्राज्य में था। यह हमें उत्तर मेरूर तमिलनाडु का अभिलेख में दर्ज है, जिसे कनिसेत्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का नाम जरूर याद रखिएगा। ग्रामीण स्तर पर सभाएं या वर सामुदायिक निकाय बनाए गए थे, जो स्थानीय शासन संभालते थे। योग्य उम्मीदवारों की सूची से नाम निकालने के लिए बैलेट पॉट मतपत्र का उपयोग होता था। इसमें 5 लोगों के नाम लिखे कागज डाले जाते थे और किसी छोटे से बच्चे का, अबोध बालक का मतलब क्या होता है? जिसको बोध ना हो, ठीक है, उसको बुलाते थे, उसको बोलते थे कि एक पर्चा निकाल लो बेटा, तो वो निकाल लेता था। उस पर जिसका नाम होता था वो विजेता माना जाता था। यह प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती थी। योग्यता और अयोग्यता, उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 साल होना चाहिए। शिक्षा, एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड किस चीज़ का? तो उसको वेद, धर्म, शास्त्र, विधि, इनका क्या? विधि का मतलब कानून होता है। धर्म का मतलब होता है नैतिक और अनैतिक चीज़ें। धर्म का मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब है नैतिकता, जो आपका कर्तव्य है वो। धर्म, विधि, शास्त्र यानी कि जो प्रचलित शास्त्र प्रणाली है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसी के आधार पर तो नैतिक और अनैतिक डिसाइड करेगा। और चरित्र की शर्तें पूरी करी होती थी। अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा भी नहीं चुने जा सकते हैं इस इलेक्शन में।
ये प्रणाली हमारे देश में मौजूद था। कर्ज डिफॉल्टर, अपराधी या घरेलू हिंसा के दोषी, यहाँ तो 35% ऐसे लोग बैठे हैं अपने संसद में जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बोल तो रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो ज़रा उसको भी अपने संसद भवन में लागू कर देना चाहिए कि आज से जिन जिन लोगों पर घरेलू हिंसा, अपराधी या कर्ज डिफॉल्टर हैं वो सब के सब संसद सदस्य नहीं बन सकते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है ना। शासन और प्रशासन, तो ये जरूर याद रखिएगा, इतना नैतिक व्यवस्था था। स्वशासन, चोलों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल स्थानीय शासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें ग्रास रूट स्तर पर निर्णय लिए जाते थे, जैसे सिंचाई, मंदिर प्रबंधन। मंदिर प्रबंधन इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मंदिर न केवल एक मंदिर था, भगवान का पूजने एक जगह था, बल्कि सामाजिक आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। न्याय, इनकी भी काम स्वशासन के द्वारा किया जाता था, मतलब लोकल गवर्नमेंट। जिम्मेदारी, सभाओं के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के लिए जवाबदेह बनाया गया। धन के दुरुपयोग या कर्तव्य में लापरवाही पर अयोग्यता की सजा थी। यह प्रणाली सार्वजनिक सेवा के लिए नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जैसे कि इसमें लिखा गया था, जैसे कि इसके रूल रेगुलेशन में बताया गया था। राजेंद्र चोल का योगदान प्रधानमंत्री जी ने खूब प्रशंसा की है। ये तो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ये अपने काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सहभागिता, व्यापारी, अलग अलग लोगों के बारे में है। हम लोग चोल वंश के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चोलों के बारे में बहुत सारे सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत में प्राचीन में चोल हो गए, मिडेवल में भी चोल हैं, और विजयनगर हो गए और बहमनी हो गए। ये 3 ऐसे वंश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके संस्थापक का नाम विजयालय चोल था। चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली, लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है और बहुत कुशलता से इन्होंने शासन किया और इनकी नेवी बहुत मजबूत थी। इन्होंने इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सभी जगहों पर इन्होंने कब्जा किया, अटैक भी किया था। चोल वंश की उत्पत्ति तमिलनाडु के क्षेत्र में मानी जाती है। इनका प्रारंभिक इतिहास संदिग्ध है। प्राचीन काल में चोल एक छोटे राज्य के रूप में थे, लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया और इसके एक से बढ़कर एक राजा हुए। जैसे विजयालय चोल है, राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, जो इन तीनों को सबसे महान शासक माना जाता है। राजेंद्र प्रथम ने तो श्रीलंका पर कब्जा ही कर लिया था, ठीक है। चोल वंश का स्वर्णिम युग राज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ है। इस दौरान चोल साम्राज्य दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सुमात्रा और जावा तक विस्तारित हो गया था। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील की उपमा दी जाती थी। चोलों का इस कदर इस पर कब्जा था। 13वीं शताब्दी में पांड्य और होयसल राजवंश के हमलों के कारण चोल वंश कमजोर पड़ गया। 1279 में इसका पतन हो गया। 1279 में इसका पतन हो जाता है। चोल वंश के प्रमुख शासकों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और विजयालय चोल, राज चोल, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल, ये अलग अलग चोल शासक रहे हैं। विशेषता क्या रही इनकी? केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च होता था, उसे चक्रवर्ती सार्वभौमिक शासक कहा जाता था। राजा न केवल सैन्य नेता होता था बल्कि धार्मिक प्रशासनिक प्रमुख भी हुआ करता था। साउथ की मूवी आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि पैर पटकते हैं, सारे ट्रक भी उड़ जाते हैं, इंसान की तो छोड़ो ही, हेलीकॉप्टर पर पकड़ के तोड़ देते हैं वो लोग। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चमत्कारी प्रवृत्ति आपको दिखेगा हीरो के अंदर, है ना। तो जो ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है? तो ये प्रवृत्ति वहीं से आई है। ये दक्षिण के साहित्य में भी इसका वर्णन खूब ज़्यादा किया जाता है। इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो चोल राजा होते थे, या उससे पहले चले जाएंगे प्राचीन चोल पांड्य चेर में चले जाइए, तो ऐसे ऐसे उनके बारे में वर्णन मिलता है कि समुद्र में पैर रखते थे, समुद्र पीछे चली जाती थी, नदियों को रोक देते थे अपने बाहुबल के बदौलत, हिमालय को झुका देते थे अपने बाहुबल के बदौलत। इस प्रकार के आपको अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वहाँ भी दिखेगा, वहाँ से साहित्य में आया है। साहित्य से अब पर्दों पर आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। तो ये अतिशयोक्ति हमें लगता है, लेकिन जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको ये अतिशयोक्ति नहीं लगता है। वो दरअसल में अपने राजा से, अपने हीरो से, अपने नेता से इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में जो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लीडर्स आपको दिखेंगे, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी फिल्म, सिनेमा, इनसे भी जुड़े होते हैं। या अक्सर सिनेमा के जो बड़े अभिनेता नेता होते हैं, अभिनेता, डायरेक्टर, संगीतकार होते हैं, वो बहुत बड़े नेता के तौर पर भी बदल जाते हैं। जैसे करुणानिधि हो गए, जैसे जयललिता हो गए, ये सब के सब एक ज़माने में क्या रहे हैं, तो कोई न कोई आर्ट फॉर्म से इन्वॉल्व रहे हैं और बाद में बहुत बड़े स्तर के पॉलिटिशियन बन जाते हैं।
जब जयललिता की मृत्यु हुई थी तो 300 से ज़्यादा बोला जाता है कि लोगों ने, किसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जान दे दी थी शोक में। इस कदर वहाँ पर लोगों में व्यक्ति पूजा का चलन है, ईश्वर पूजा का चलन है, इसको भी याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद, राजा को मंत्रियों, सलाहकारों, उच्च अधिकारियों की सहायता मिलती थी जो नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करते थे। चोलों की सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, नौसेना शामिल थी जो साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण थी। ओके, दक्षिण भारत में एक जगह मैं गया था, काकीनाडा, वो भारत में आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर कई दिनों तक रहा भी हूँ मैं। तो काकीनाडा के जब मैं था तो वहाँ पर आपको एक अद्भुत चीज़ दिखेगी। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म आ रही है, जैसे अभी कोई फिल्म आ रही, तो अगर मैं उस हीरो को पसंद करता हूँ तो मैं अपनी तरफ से उसका पोस्टर छपका कर, कोई छोटा मोटा पोस्टर नहीं, अच्छा खासा, जितने बड़े यहाँ पर कोचिंग के बैनर होते हैं, बैनर, पोस्टर ने बैनर बड़ा सा, वो लगाते थे अपने घरों के सामने, और अपनी फ़ोटो नीचे छोटा सा लगाएंगे और अपने हीरो का फ़ोटो बड़ा सा लगाएंगे। हर घर के सामने आपको इस प्रकार का दिखेगा। अपने यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत का एक कल्चर है, वहाँ पर लोग अपने हीरो को, नेता को भगवान मानने लग जाते हैं। स्थानीय सुशासन, उत्तर मेरूर का मॉडल हमें मिलता है, उत्तर मेरूर अभिलेख पर मिलता है। कन्नी सेती प्रणाली, अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चुनाव होता था। जिम्मेदारी और लोकतांत्रिकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। यह प्रणाली स्थानीय लोग, व्यापारी, किसानों को सत्ता में भागीदारी देती थी, जिसमें महिलाएं और भूमिहीन लोग भी शामिल होते थे। आर्थिक प्रशासन, भूमि कर, व्यापार कर, मंदिर कर प्रमुख राजस्व के स्रोत थे। करों का संग्रह कुशलता से होता था। मंदिरों पर भी कर लगाए जाते थे, आज मंदिरों पर कर नहीं है। व्यापार, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसमें मसाले, रेशम, सोना वगैरह भी शामिल थे। मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे, जहां दान और कर जमा किए जाते थे। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि प्रधानमंत्री जी गए हैं, उन्होंने चोल साम्राज्य के बारे में विस्तारित रूप से बात की है, बल्कि राजेंद्र चोल के नाम से सिक्का भी जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर गारंटी मान करके चलिएगा, पूछा ही जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से। न्यायिक व्यवस्था, ग्राम न्यायालय छोटे स्तर पर मामलों का निपटान करती थी। राजा का न्यायालय, बड़े मामलों में राजा या उसके प्रतिनिधि निर्णय लेते थे। यूनेस्को द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया, और ये अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। अगर आप आंख से देखेंगे इसको तो आपको लगेगा ही नहीं कि इंसानों द्वारा निर्मित है यह। मुख्य से हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। शैव धर्म को, भगवान शिव के पूजक थे, जैसे राज हो गए या गंगईकोंड चोलपुरम का हो गया, ये सब के सब भगवान शिव को समर्पित है। बौद्ध धर्म का भी सम्मान मिला और सभी धर्मों का इन्होंने सम्मान किया, लेकिन मुख्य रूप से शैविज्म को मानते थे। कला और साहित्य, चोल काल में तमिल साहित्य जैसे कामिकागम और मूर्ति कला का विकास होता है, और सबसे प्रमुख चीज़ जो है जिसका विकास हुआ इस दौरान वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो अपने पीक पर दिखती है, जिसकी शुरुआत पल्लव काल से मानी जाती। मामल्लपुरम, पल्लवों का अगर इतिहास मैं आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा आपको लगेगा किसी फ्रिक्शनल बढ़िया सा राजा मौली टाइप की मूवी की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। मामल्लपुरम, मामल्ला उसको कहा जाता है, जो शासक वहाँ पर हुए हैं, मामल्लपुरम, है ना। तो अद्भुत शासक रहे हैं, और उसके बारे में किसी और दिन समझेंगे। पल्लवों के पश्चात ही चोलों का उदय होता है, उसी जगह पर पल्लवों के पश्चात। तो पल्लवों के द्वारा द्रविड़ मंदिर की पहली जो पीढ़ी है उसकी शुरुआत की जाती है, और द्रविड़ मंदिर समूह जो है अपने चरम पर पहुंचता है कब? तो इसके समय में, चोलों के समय में अपने चरम पर, और ऐसे ऐसे मंदिर बनते हैं जो आज भी संभव नहीं है। जैसे बृहदेश्वर का जो मंदिर है उसके ऊपर का जो सबसे बड़ा स्टोन है वो बहुत वजनी है, और बृहदेश्वर मंदिर में इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। यहाँ पर जो एक बड़ा सा स्टोन रखा गया है ये बहुत ज़्यादा वजन का है। तो इसको कैसे पहुँचाया गया था वहाँ पर? तो लगभग में 10 किलोमीटर का रैंप बनाया गया था, उस पर हाथियों ने खींच करके इस मंदिर के शिखर तक इस बड़े से स्टोन को पहुँचाया था। तो ये निर्माण कार्य आज से 2025 चल रहा है, तो करीब में 1000 साल पहले किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है चाइना का मेगा डैम। लेकिन इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे कला संस्कृति से जुड़ा हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है पेंटिंग है, सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ चित्रकला। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो पहले उसको मैं दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत है ये, है ना। एक और मैं दिखाता हूँ, ये भगवान जगन्नाथ हैं, क्या अद्भुत होगा ये, है ना। इसी कारण से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? तो राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, देखिए क्या है।
झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव 2025, तो आपसे पहला सवाल, राष्ट्रपति कला उत्सव 2025 राष्ट्रपति भवन के दूसरे संस्करण आवासीय कलाकार कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें सोहराई, खोवर, पट्टचित्र और पटुआ जैसी पारंपरिक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया है। इसी कारण से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। यह कार्यक्रम भारत की जीवंत कला परंपराओं का सम्मान करता है, लोक जनजातीय पारंपरिक कलाकारों को अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसी में इस प्रकार के चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया है। सोहराई, पट्टचित्र और पटुआ चित्रकला क्या होती है जरा देखिए, कितना सुंदर है ये। एक महिला है, मछली है और पेड़ है, रंग देखिए चटक रंग बनाया गया है। बॉर्डर सिंपल हैं, बॉर्डर जो है इसके वो सिंपल बनाए गए हैं। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कोई मैं पेंटिंग का ज्ञाता तो थोड़ी ना हूँ, पेंटिंग का नॉलेज थोड़ी ना है मुझे कि क्या बता रहे हैं, भाव भंगिमा को पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है बॉर्डर कैसा होता है, डिजाइन वाले बॉर्डर होते हैं या सिंपल बॉर्डर होते हैं। सोहराई चित्रकला है झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय समूह के महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक स्वदेशी कला है, जिसमें कुर्मी, संथाल और मुंडा, उराव, अगारिया और घटवाल समूह शामिल हैं। आज तक तो आपने इनके नाम पर केवल विद्रोह ही पढ़े होंगे, उराव का, मुंडाओं का, संथालों का विद्रोह। ये पेंटिंग भी शानदार बनाते हैं। इसे हार्वेस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। कृषि और पशुपालन से इसका गहरा संबंध है, कृषि और पशुपालन से इसका गहरा संबंध माना जाता है। जैसे इनके हाथों में देखिए किसी फसल का आपको आकार दिख जाएगा। सोह या सोरो शब्द का अर्थ है भगाना या दूर करना, जबकि राई का अर्थ है छड़ी या डंडा, ठीक है। इस अनुष्ठान इसके हिस्से के रूप में मंडाला या अरिपन चावल के माड़ चावल के पतले घोल से बनाए जाते हैं, ताकि मवेशियों का घरों में स्वागत किया जा सके। यह कार्य गांव की महिलाएं अपने हाथ की उंगलियों से करती है। अरिपन तो मिथिलांचल क्षेत्र में भी बनता है। अरिपन तो देखा होगा अपने चावल को पीस करके और हाथ से मम्मी लोग उसका फूल बनाते हैं, इतना गजब बनता है वो कि क्या ही बताना। अरिपन चावल उसी को कहा जाता है। दक्षिण भारत में सूखे चावल से बनाते हैं। दक्षिण भारत में घर के ठीक बाहर अरिपन लोग जो बनाते हैं, सुबह सुबह बनाते हैं तो सूखे चावल से बनाते हैं, जबकि अपने यहाँ पर चावल भिगा करके बनाया जाता है। सोहराई खोवर चित्रकला को वर्ष 2020 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। पट्टचित्र उड़ीसा में उत्पन्न किया एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से गहराई से जुड़ा हुआ है। पट्टचित्र जो अब हुई आपको जगन्नाथ मंदिर वाला फोटो दिखा है, वो पट्टचित्र का उदाहरण है। पट्टचित्र देखिए इसमें क्या है, गर्भगृह सन्निधाता को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। गर्भगृह भगवान जगन्नाथ के उसके सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। पट्टचित्र एक पारंपरिक चित्रकला शैली है जिसे कपड़े पट पर बनाया जाता है। पट क्यों कहा जाता है, तो कपड़े पर बनाया जाता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है। इस कपड़े को पहले चूने और इमली के बीज की गोंद से लेपित किया जाता है, जिससे उसकी सतह पर चित्र बनने के लिए उपयुक्त हो जाती है। विषयों में धार्मिक, पौराणिक, लोक कथाएँ, कृष्ण लीला, भगवान जगन्नाथ हर चीज़ शामिल होते हैं। पेंसिल या चारकोल के बिना कलाकार बॉर्डर से शुरुआत करते हैं और हल्के लाल पीले ब्रश या सीधे स्केच बनाते हैं और चमक और जल प्रतिरोध को लिए लेकर कोटिंग के साथ समाप्त करते हैं, ताकि इस पर जंग और जो चमक है, जल और चमक है वो बनी रहे, जल प्रतिरोध भी हो, खराब भी ना हो। तो ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत तरीके से बनाया गया है। इसको भगवान जगन्नाथ है, सुभद्रा और बलभद्र हैं ये। पटुआ चित्रकला पश्चिम बंगाल की लोक कला परंपरा है, जिसका अभ्यास पटुआ चित्रकला समुदाय हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा किया जाता है। पटुआ कारीगर समुदाय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यह चित्रकला कपड़े की लंबी पट्टियों पर बनाई जाती है, जिन्हें पट्टी या पट्टा कहा जाता है। इन पट्टियों के पीछे पुराने साड़ी के कपड़े परत लगाई जाती है, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। इसका उपयोग विशेष रूप से काली घाट व कुमारतुली में हिंदू पटुआओं द्वारा मंगल कथा सुनाने के लिए किया जाता था। इसको ज़रूर याद रखिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।